माय यूट्यूब चैनल विहार एजुकेशन बाय निधि एकेडमी। तो आज की वीडियो भी बहुत स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग जो हिंद चीन में राष्ट्रीय आंदोलन है उसके अंतिम पड़ाव पे हैं। तो क्योंकि ये चैप्टर जो है बहुत लंबा है तो पढ़ने में आपको थोड़ा बोरिंग फील हो रहा होगा, बट कोई नहीं, हम हैं तो इसका टेंशन आपको नहीं लेना है। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग बिना लेट किए हुए स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमारा एक एक टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है इस वीडियो के लिए, क्योंकि चैप्टर बहुत लंबा है और आप लोग तो ऐसे भी बहुत ज़्यादा बोर हो गए होंगे पढ़ते पढ़ते। तो एक जोश और जुनून के साथ हम लोग पढ़ाई करेंगे, इस चैप्टर को पढ़ेंगे। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ठीक है। तो चलिए आज स्टार्ट करेंगे हम लोग कंबोडियाई संकट के बारे में। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि हमने कुछ वीडियोस शॉर्ट्स में आपको अपलोड किए हैं, आप उनको देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए हैं आपको वो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो आप उनको अभी से ही ध्यान में रखेंगे ताकि जब एग्ज़ाम आए तो दिक्कत ना हो आपको, ठीक है। चलिए आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, कंबोडियाई संकट, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या है कि 1954 में स्वतंत्र राज्य बनने के बाद कंबोडिया में संवैधानिक राजतंत्र को स्वीकार कर राजकुमार नरोत्तम सिंघानुक को शासक बनाया गया। इसको अंडरलाइन कर लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से एराइज होता है। क्या कि 1954 में जब कंबोडिया स्वतंत्र राज्य बना था, कब कंबोडिया स्वतंत्र राज्य बना था, 1954 में। और वहाँ पर जब संवैधानिक राजतंत्र को स्वीकार कर लिया गया तो वहाँ पर किसको शासक बनाया गया, तो नरोत्तम सिंघानुक को। ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद देखिए नरोत्तम सिंघानुक ने क्या किया कि 1954 से ही कंबोडिया को गुट निरपेक्षता एवं तटस्थता की नीति पर चलाना शुरू कर दिया। इसलिए कंबोडिया दक्षिण पूर्व एशिया सैन्य संगठन में शामिल नहीं हुआ। अमेरिका इन क्षेत्रों पर अपना प्रभाव चाहता था, इसी कारण वह सिंघानुक से चिढ़ा हुआ था और थाईलैंड को उकसाकर कंबोडिया को तंग करवा रहा था। अमेरिका चाहता था कि उसका प्रभाव हमेशा बना रहे उस चीज़ पे, किस पे, कंबोडिया पे। वो नहीं चाहता था कि वहाँ पे संवैधानिक राजतंत्र हो, वो चाहता था कि हम अपने हिसाब से कंबोडिया को चलाएं। लेकिन वहाँ के लोग चाहते थे कि नहीं, यहाँ पर संवैधानिक राजतंत्र हो। तो इसके लिए अमेरिका क्या चाहता था कि अपना प्रभाव बनाने के लिए उसने क्या किया कि थाईलैंड को उकसाया इसके प्रति, कंबोडिया के प्रति, और कंबोडिया को तंग करवाना शुरू कर दिया। और अमेरिका की इस कूटनीति चाल के कारण, अमेरिका जब इस कूटनीति का चाल चल रहा था तो उस समय क्या हुआ कि 1963 में सिंघानुक ने उससे भी किसी तरह की मदद लेने से इनकार कर दिया। यानी जब जो कंबोडिया के शासक कौन थे, नरोत्तम सिंघानुक को ये पता चला कि अमेरिका जो है कूटनीति का चाल चढ़ के 1963 में वो क्या कर रहा है कि उनसे मदद मतलब मांगा जाता था। जो नरोत्तम सिंघानुक थे वो नहीं जानते थे कि अमेरिका ऐसा ऐसा काम कर रहा है, तो अमेरिका से ये मदद मांगते थे पहले। लेकिन जब उनको बात ये पता चल गया तो उन्होंने 1963 से क्या किया कि उससे कोई भी मदद लेना उचित नहीं समझा, ठीक है। यह बात अमेरिका के लिए अपमानजनक थी। अब देखिए उसको ये बात अपमान भी लगी। एक तरफ उसने क्या किया कि कंबोडिया के प्रति दूसरे देश थाईलैंड को उकसाया और ऊपर से कूटनीति की चाल चली। और जब इन्होंने मना कर दिया कि हम इस चीज़ को नहीं करेंगे, आपका साथ नहीं चाहिए, तब उनको अपमानजनक लगा, ठीक है। मई 1965 में उसने वियतनाम के साथ कंबोडिया के समवर्ती जो गांव था उस पर आक्रमण कर दिया। अब देखिए उसको अपमान लगा, उसका इंसल्ट हुआ, तो उसने क्या किया कि जितने भी कंबोडिया में समवर्ती गांव थे उस पर आक्रमण करवा दिए। अब सिंघानुक ने अमेरिका के राजनयिक संबंध तोड़ दिए। कहने का मतलब है कि जितने भी राजनीति वाले जो संबंध थे अमेरिका से सिंघानुक ने तोड़ दिए, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या होता है कि आगे चल कर के 1969 में अमेरिका ने कंबोडिया सीमा क्षेत्र पर जहर की वर्षा हवाई जहाज़ से करवा दी।
देखिए, अब उसको अपमानजनक जब इतना लगने लगा तो उसने पहले तो कूटनीति की चाल चली। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि जब इंसल्ट हुआ उसका तो उसने क्या किया करवाया कि जितने भी कंबोडिया के समवर्ती गांव थे वहाँ पर आक्रमण करवाए। फिर इससे जब सिंघानुक ने क्या किया कि राजनीति वाले जितने भी संबंध थे वो तोड़ दिए, तो उसको और ज़्यादा इंसल्ट फील हुआ। तो उसने क्या करवाया कि 1969 में कंबोडिया पर जितने भी सीमा क्षेत्र थे वहाँ पर जहर की वर्षा करवा दी। किससे? हवाई जहाज से। उसके बाद लगभग 40,000 एकड़ भूमि की रबड़ की फसल नष्ट करवा दी। देखिए, तब सिंघानुक ने मुआवजे की मांग की अमेरिका से कि एवं रूस की ओर से झुकाव दिखाते हुए पूर्वी जर्मनी से राजनीतिक संबंध बढ़ाने की शुरू की। कहने का मतलब है कि जब हमारा इतना चीज़ बर्बाद हो गया, पहला चीज़ कि हमारे सीमा पर आपने हवाई जहाज़ से जहर का जो है बरसात करवा दिया, ठीक है। उसके बाद 40,000 एकड़ भूमि की जो रबड़ की फसल थी उसको आपने बर्बाद कर दिया, तो इसका मुआवजा तो देना पड़ेगा, जबकि हमने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा है। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि मुआवजा मांगा अमेरिका से, और रूस की तरफ क्या किया, इन्होंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, और जर्मनी की तरफ भी इन्होंने राजनीति के संबंध बनाने शुरू कर दिए। क्योंकि अगर इन दो देशों से अगर इनका संबंध नहीं बनता तो शायद आगे जाकर इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होता, ठीक है। अब देखिए, तत्कालीन दो गुटीय विश्व व्यवस्था में पूंजीवादी अमेरिका यह नहीं चाहता था कि कंबोडिया साम्यवादी देशों के प्रति सहानुभूत रखे। अतः उसने कंबोडिया के गुट निरपेक्षता को एक पक्षीय मानते हुए यह आरोप लगाया कि सिंघानुक सरकार का संबंध उत्तरी वियतनाम एवं वियतकांगो से है, ठीक है। उसके बाद है, इसलिए अमेरिका CIA के माध्यम से कंबोडियाई दक्षिणी पंथों को संगठित कर एक सिंघानुक को सत्तायुक्त जो है करना चाहता था। अमेरिकी षड्यंत्र के कारण 1970 में दक्षिणी पंथ ने वियतनाम के जो दूतावास के समक्ष उम्र प्रदर्शन किया। इसी परिप्रेक्ष्य में सिंघानुक को वियतनाम के प्रति कठोर रुख अपनाना पड़ा। 18 मार्च 1970 को कंबोडियाई राष्ट्रीय संसद में नरोत्तम सिंघानुक को सर्वसम्मत प्रस्ताव द्वारा सत्ता से हटा दिया गया और जनरल लोन नोल के नेतृत्व में सरकार बनी, जिसे अमेरिका का समर्थन प्राप्त था। देखिए, लास्ट टाइम तो उसने क्या किया, अपनी नीति का चलन किया, लेकिन लास्ट टाइम करते हुए उसने हटा ही दिया किसको? नरोत्तम सिंघानुक को, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि साम्यवादी शासन रहे। कहाँ पे? कंबोडिया में। तो उसके बाद देखिए, नरोत्तम सिंघानुक ने क्या किया कि नरोत्तम सिंघानुक ने पेकिंग से निर्वासित सरकार का गठन कर जनरल लोन नोल की सरकार को अवैध घोषित कर दिया, और साथ ही राष्ट्रीय संसद में को भंग कर दिया था, ठीक है। उसके बाद और जनता से मौजूदा सरकार को क्या किया? अपदस्थ करने की अपील की। अप्रैल 1970 को क्या किया कि सिंघानुक ने नई सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया, जिसमें उत्तरी वियतनाम एवं वियतकांग सैनिक से भरपूर मदद मिल रही थी। नरोत्तम सिंघानुक की सेना विजयी होते हुई राजधानी नापपेन की ओर बढ़ रही थी, ठीक है। अमेरिका ने तुरंत इसमें हस्तक्षेप किया। दक्षिणी वियतनाम से अमेरिका फौज कंबोडिया में प्रवेश कर गई और व्याप्त संघर्ष शुरू हो गया। यह युद्ध बड़ा ही भयंकर था, ठीक है। उसके बाद देखिए कि अमेरिकी राष्ट्रपति इस नीति का व्यापक विरोध अमेरिकी भी कर रहे थे। मतलब अमेरिका में क्या हो रहा था कि इस चीज़ का विरोध हो रहा था कि नहीं, ये चीज़ गलत है, ठीक है। फिर भी अमेरिका कर रहा था, वहाँ के राष्ट्रपति भी इसका विरोध कर रहे थे। राष्ट्रपति निक्सन को अपनी सेनाएं वापस बुलाने की घोषणा करनी पड़ी, परंतु दक्षिणी वियतनाम ने अपनी सेना कंबोडिया में रहने देने की घोषणा कर स्थिति को और जटिल बना दिया। अब लग रहा था कि चीन भी कंबोडिया मामले में हस्तक्षेप करेगा। इस तरह एक बार पुनः दक्षिण पूर्वी एशिया की सुरक्षा खतरे में पड़ गई।
स्थिति को भांपते हुए इंडोनेशिया ने एशियाई देशों का सम्मेलन बुलाने पर प्रस्ताव रखा। उसके बाद क्या किया कि जकार्ता में एक सम्मेलन बुलाया गया। यद्यपि यह सम्मेलन जो है सफल रहा, परंतु कंबोडिया की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। कंबोडिया में क्या हुआ था कि छापामार अमेरिकी सेना के बीच में युद्धों, बमबारी, निःशंस हत्याओं के इस दौर में 9 अक्टूबर 1970 को कंबोडिया को गणराज्य घोषित कर दिया गया, परंतु सिंघानुक एवं लोन की जो सेनाएं थी वो संघर्ष चलता रहा। 5 वर्ष बाद क्या हुआ, सिंघानुक ने निर्णायक युद्ध का ऐलान किया और उनकी लाल हुमेरी सेना विजयी करते आगे बढ़ती गई। अंततः लोन को भागना पड़ा था। ऐसा नियम है इसमें। चलिए, उसके बाद है कि अप्रैल 1975 में कंबोडियाई गृह युद्ध समाप्त हुआ। लास्टली क्या हुआ कि कंबोडिया कब एकदम आज़ाद हो गया, तो वहाँ पर कब आज़ाद हुआ, तो 1975 में। उसके बाद नरोत्तम सिंघानुक पूर्णतः राष्ट्र अध्यक्ष बने, परंतु 1978 में उन्होंने राजनीति से संन्यास ले ली। अब कंबोडिया का नाम बदलकर कंपूचिया कर दिया गया। ठीक है। नरोत्तम सिंघानुक के बाद खिलुस्ताम्फान एवं पोल पोट जैसे आतंकवादी संगठनों का उदय हुआ, जिसने अपने मार्क्सवादी विचारधारा के अनुरूप शासन शुरू किया। यह दौर पूरी तरह आतंक का दौर था, परंतु 1969 में हैंग समारिन ने एक संयुक्त मोर्चे पर गठन कर खिलुस्ताम्फान एवं पोल पोट को पराजित कर दिया और स्थिति में रूस चीन के आमने सामने आ गए और चीन में वियतनाम पर आक्रमण कर दिया। पूर्वी दक्षिणी एशिया में अपनी शक्ति का विजय हुआ। हालांकि अमेरिकी नीति कंपूचिया मामले में सफल नहीं रही। वह साम्यवाद को फैलाने से रोक नहीं पाया, परंतु 2 साम्यवादी देशों जो कि रूस और चीन आमने सामने लाने में उसकी नीति अवश्य सफल हो गई। ठीक है। कहने का मतलब है कि जब नरोत्तम सिंघानुक का शासन खत्म हुआ, उन्होंने जब 1978 में राजनीति से संन्यास ले लिया, उसके बाद क्या हुआ कि खिलुस्ताम्फान जो थे और पोल पोट ने आतंक का दौर वहाँ पर बना दिया। और दौर बनाने के साथ क्या हुआ कि वहाँ पर पूरा तरह से आतंकवादियों का एक माहौल तैयार हो गया था। और फिर जो एक संयुक्त गठन बनाया गया और उस संयुक्त गठन सामरीन ने क्या किया कि संयुक्त गठन बना करके इन दोनों को हटाया, पराजित कर दिया। और फिर जो है यहाँ पर साम्यवाद का फैलाव होने से नहीं रोक पाया गया और जो 2 साम्यवादी देश थे रूस और चीन, वो आमने सामने आए और उसकी जो नीति थी वो सफल हो गई। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हमने कंबोडियाई जो संकट थे उसको देखा। अब हम लोग देखने वाले हैं कि वियतनामी गृह युद्ध और अमेरिका। ठीक है। वियतनामी गृह युद्ध और अमेरिका का क्या था, मतलब हम लोगों ने आगे ऊपर पढ़ा था कि वियतनाम में कैसे जो है कंबोडिया में अमेरिका हस्तक्षेप कैसे करता है और वियतनाम में कैसे उसने बर्बाद करने की कोशिश की। देखिए, जेनेवा समझौता से 2 वियतनामी राज्यों का जन्म तो अवश्य हो गया था, परंतु अस्थायी शांति की उम्मीद नहीं के बराबर थी। जेनेवा समझौता के बाद हम लोग देखें तो वहाँ पर दोनों राज्यों में मतलब ये था कि थोड़ा शांति है, लेकिन मतलब बहुत ज़्यादा शांति नहीं हो पाई थी। इसकी उम्मीद अगर देखा जाए तो ना के बराबर थी, क्योंकि उत्तरी वियतनाम में जहां साम्यवादी सरकार थी, वहीं दक्षिणी वियतनाम में पूंजी समर्पित सरकार थी। क्योंकि वहाँ पर एक तरफ किसका शासन था, तो साम्यवादी सरकार की, और एक तरफ दक्षिण वियतनाम में देखें तो वहाँ पर पूंजीवादियों का सरकार थी। जेनेवा समझौता में यह कहा गया कि अगर जनता चाहे तो मध्य 1956 तक चुनाव कराकर पूरे वियतनाम का एकीकरण किया जाएगा। उसी समय से वियतनामी जनता उसके एकीकरण के पक्ष में आवाज़ उठाती रहेगी, जिसे उत्तरी वियतनाम का पूर्ण समर्थन, जबकि दक्षिणी वियतनाम की जनता शांतिपूर्ण प्रयासों से चूक गई। उसके बाद तो 1960 में वियतकांग राष्ट्रीय, यानी ये था राष्ट्रीय मुक्ति सेना,
वियतकांग क्या था, तो एक राष्ट्रीय मुक्ति सेना का नाम था, ठीक है, का गठन करके उसने सरकार के विरुद्ध हिंसात्मक संघर्ष शुरू कर दिया। 1961 तक स्थिति इतनी बिगड़ गई कि दक्षिण वियतनाम में आपातकाल की घोषणा कर दी गई और वहाँ पर गृह युद्ध शुरू हो गया। उसके बाद देखिए, अमेरिका जो है, जो दक्षिण वियतनाम में साम्यवाद के प्रभाव को रोकना चाहता था, उसने क्या किया कि 1961 में सितंबर में शांति को खतरा का नाम से श्वेत पत्र जारी किया और उत्तरी वियतनाम की जो हो चिन मिन की सरकार थी और इस गृह युद्ध की जिम्मेदार ठहराया गया। मतलब शांति की खतरा जो था वो श्वेत पत्र में जारी किया गया। उत्तरी वियतनाम में किसका शासन था, तो हो ची मिन का, और ये जितने भी विरोध थे उसको किसके ऊपर ठहराया गया, तो हो ची मिन के ऊपर। उसके बाद 1962 में ये जो है युद्ध शुरू हुआ था। शुरुआत में क्या हुआ कि 4000 सैनिकों को दक्षिणी वियतनाम के मदद के लिए सेंगान भेज दिया गया। वास्तविकता यह थी कि न्यो दियम की तानाशाही अत्याचारों से जनता तंग आ चुकी थी। बौद्ध जनता धार्मिक और असहिष्णुता के कारण आत्मदाह कर रही थी। इसी के कारण जो है, इसी को लेकर 1963 में सेना ने विद्रोह कर न्यो दियम को क्या किया कि मार दिया, ठीक है, और सैनिक सरकार की स्थापना हुई वहाँ पर, परंतु यह भी प्रतिक्रियावादी थी। इस तरह सरकारों का आना जाना लगा रहता था, मगर किसी भी नीति नहीं बदलती और कोई भी जो नीति थी वहाँ पर नहीं बदल रही थी और वियतकांग का जो संघर्ष था वो चलता रहा था। उसके बाद देखा जाए तो 5 अगस्त को क्या होता है कि 5 अगस्त 1964 को अमेरिका ने उत्तरी वियतनाम पर आक्रमण कर कुछ सैनिक जो है अड़े तबाह कर दिए, ठीक है। तब अमेरिका को चेतावनी भरी धमकियां रूस एवं चीन ने दिया, परंतु इसका असर जो है उन पर नहीं पड़ा। अमेरिका द्वारा शुरू किया गया यह युद्ध काफ़ी हिंसक, बर्बर और यातनापूर्ण था। इस युद्ध में खतरनाक हथियारों, टैंकों और बमबारियों की जो व्यापक प्रयोग किया गया, साथ ही रासायनिक हथियार जैसे नापाम, ऑरेंज एजेंट और फास्फोरस बमों का जमकर इस्तेमाल किया गया। देखिए, एक हथियार के बारे में बताया गया। देखिए, नापाम जो है एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड जो अग्नि बमों में गैसोलीन के साथ मिलकर के एक ऐसा मिश्रण तैयार करता था जो त्वचा से चिपक जाता और जलता रहता था। बाप रे, कितना भयंकर वो था ना। मतलब ये जो था एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है अग्नि बमों में गैसोलीन के साथ मिल करके एक ऐसा मिश्रण था जो त्वचा से चिपक जाएगा तो जलता रहेगा और जलते जलते पूरा एकदम उसको बर्बाद कर देगा बॉडी को। सोचिए, अगर बॉडी पे गिर जाए तो पूरे बॉडी का क्या हाल होगा। इसका व्यापक पैमाने पर वियतनाम में उपयोग किया गया। चलिए, उसके बाद देखिए, यह उत्तरी वियतनाम के साथ वियतकांग समर्थन दक्षिणी वियतनामी जनता सभी से लड़ा गया। निर्दोष ग्रामीणों की हत्या कर दी जाती थी। उनकी औरतों व लड़कियों के साथ पहले सामूहिक बलात्कार किया जाता था, फिर उन्हें मार दिया जाता था और अंत में पूरे गांव को आग के हवाले कर दिया जाता है। यानी बहुत सारे लोगों को बहुत सारे दिक्कत सहने पड़ते थे। पहले क्या किया जाता था कि जितने भी निर्दोष ग्रामीण थे उनका हत्या कर दिया जाता था और फिर उनकी जो औरतें और लड़कियां थीं उनके साथ सामूहिक बलात्कार हो जाते थे और उनको फिर मार दिया जाता था। मतलब कोई यूज़ का नहीं है तो उसको मार दिया जाता था, उसको बर्बाद कर दिया जाता था। और अंत में क्या करते थे कि जो जितने भी गांव थे उसको आग में जला दिया जाता था। और इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इसके पीछे एक कहानी है कि एक जो बूढ़े जो इंसान है, बच जाते बूढ़े व्यक्ति थे, उन्होंने इन सारी घटना के बारे में एक डिटेल में बताया था, ठीक है। ये एक दिया है हमको बुक में, एक येलो कलर के बॉक्स में दिया है, ठीक है। उसके बाद देखिए कि वियतनाम में वर्षाएं जितना द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी ने इंग्लैंड के विरुद्ध नहीं गिराया था, ठीक है। अब देखिए, अमेरिका इस तरह की
कार्रवाइयों का विरोध राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने लगा। अमेरिका जो था वो बहुत ज़्यादा खतरनाक था। उसके बाद उसने क्या किया कि इस कार्रवाई के विरोध क्या होने के लगा कि अमेरिका के विरुद्ध राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विरोध होने लगा। होगा क्योंकि इतना गंदा गंदा काम कर रहा था ये। पहले तो सीमा पर उसने क्या किया कि जहर की वर्षा करवाई कंबोडिया में। उसके बाद जो है दूसरे देश को भड़काया, ठीक है, और ख़ुद को समझ रहा था कि हमारा क्या हो गया, इंसल्ट हो गया, ठीक है। और उसके बाद जब वहाँ पर सफल नहीं हो पाया तो फिर आया कहाँ, वियतनाम में। जब वियतनाम में आया तो यहाँ पर भी क्या किया उसने, जो निर्दोष ग्रामीण थे उनकी हत्या कराना शुरू कर दिया, सामूहिक बलात्कार किए उसने, और फिर पूरे गांव में आग लगा दिए, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें हो रही थी, तो ये तो ऑफ कोर्स है कि बिल्कुल ही ये सारी चीज़ें उनके प्रति क्या होगी, विरोधात्मक होगी, क्योंकि ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर दोनों पर हो रही थी, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रसिद्ध जो दार्शनिक थी रसेल, ठीक है, ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दे दिया, और इसके आर्थिक परिणाम भी परिलक्षित होने लगे। प्रतिवर्ष 2 से 2.5 अरब डॉलर अमेरिका खर्च करने में वृद्धि हुई। इससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था डॉलवाडोल होने लगी। देखिए वो हमेशा क्या करता था कि 2 वर्ष में 2.5 अरब डॉलर जो है अमेरिका इन सारी चीज़ों में खर्च करता था, दूसरे देशों को बर्बाद करने में खर्च करता था। इससे अच्छा अपने देश में खर्च करता तो और आगे जाता। अभी तो है ही, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर का मूल्य काफ़ी नीचे गिर गया था। अब देखिए इतना ज़्यादा उसने इन सारी चीज़ों में पैसा खर्च किया कि जो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार है वहाँ पर डॉलर की क्या हुई कि उसकी जितनी भी मूल्य थी वो बहुत नीचे गिर गई। परंतु अमेरिका ने दक्षिणी वियतनाम को अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया। अब उसने क्या किया, समझौते के सारे प्रयासों को विफल करता हुआ युद्ध को जारी रखा। समझौता हुआ लेकिन उसने क्या किया, सबको असफल माना। अब देखिए एक वो टॉपिक था ना जो बमबारी करने वाला था, तो उसमें भी एक था क्या, ऑरेंज एजेंट ऑरेंज। यह भी देखिए कैसा खतरनाक था। यह एक ऐसा जहर था जिसमें पेड़ों की पत्तियां तुरंत झुलस जाती थी एवं पेड़ मर जाता था। सोचिए, डायरेक्ट पेड़ मर जाता था। जंगलों को ख़त्म करने के लिए इसका उपयोग किया गया। इसका नाम ऑरेंज पट्टियाँ वाले ड्रमों में रख जाने के कारण पड़ा था। इसका नाम इसलिए रखा है क्योंकि ऑरेंज पेटी में इसको रखा जाता था। अमेरिका इसका इस्तेमाल किस लिए करता था, जंगलों के साथ खेतों और आबादी दोनों पर जमकर किया। इसका उपयोग उसने क्या किया कि जंगल और खेत, जंगल पर इसलिए किया कि जितने भी जंगल वगैरह हैं उसको बर्बाद कर दे, खेतों में इसलिए किया कि जितने फसल है उसको बर्बाद कर दे, और आबादी पर तो किया ही। और इस जहर का असर आज भी नज़र आता है। जन्मजात जो होते हैं विकलांग हो जाते हैं या कैंसर के रूप में उनको सामने आना पड़ता है। सोचिए इसने कितने बर्बाद किए। दूसरी तरफ देखिए, वियतनामी अब साम्यवाद या किसी अन्य बातों के लिए नहीं बल्कि अपने अस्तित्व और राष्ट्र के लिए लड़ रहे थे। यहाँ तक कि वियतनामी महिलाएं अपने पीठ पर बच्चों को बांधे, फुल पैंट पहने, हाथों में बंदूकों को लिए गश्ती लगाती या सीधे युद्धों में शामिल होती देखी जा सकती थी, या फिर हो ची मिन्ह मार्ग की मरम्मती करते देखी जा सकती थी। देखिए अब वहाँ की महिलाएं भी इन सारी चीज़ों से आतुर हो गई थी। मतलब होता है ना कि खुद को एक अजीब सा फील करना, उनको भी लगा कि अब नहीं, अमेरिका का बहुत अत्याचार हो गया, अब हमें भी युद्ध में कदम रखना है, ठीक है। तो वहाँ की महिलाएं भी क्या कर रही थी कि अब युद्ध में शामिल हुई, और उन्होंने क्या किया कि अपने बच्चों को पीठ पे बांधी, जिनके बच्चे थे, और उन्होंने बंदूक उठाया और सीधे युद्ध में जा पड़ी। और या फिर उनको इस रूप में भी देखा गया कि जितने हो ची मिन्ह मार्ग था, उस हो ची मिन्ह मार्ग क्या था आपको बताए थे अगली वीडियो में, याद कीजिएगा। एक बार फिर रिपीट कर देते हैं। ये था कि वो भूल भुलैया रास्ता था, ठीक है।
और ये जो मार्ग था ये सिर्फ जो वियतनाम के लोग थे उनको, स्थानीय लोग को ही पता था कि ये मार्ग कैसा है, कहाँ जाएगा, कहाँ निकलेगा, और अमेरिका को इसके बारे में कभी खबर नहीं लग रहा था और वो इस मार्ग को हमेशा बर्बाद करना चाहता था। लेकिन वहाँ के लोग इसको तुरंत मरम्मत करा लेते थे और ख़ुद को एक मतलब अपना रास्ता बनाने लग गए थे, ठीक है। लेकिन अमेरिका बहुत बदमाश था, वो क्या करता था कि हमेशा इस रास्ते को क्या करता था तो नष्ट करना चाहता था। लेकिन ये भी लोग उतने ही ढीठ थे कि अपना रास्ता बना लेते थे, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए, प्राचीन नायिकाओं को आख्यानित कर स्त्रियों को प्रेरित भी किया जाता था। इसी संदर्भ में त्रियु की कहानी भी सुनने को मिलता है, जिसे इस समय की देवी की तरह पूजा जाता है। उसके बाद देखिए 1968 में क्या हुआ कि वियतकांग में अमेरिका शक्ति का प्रतीक क्या हुआ कि पूर्ण पेटांग सहित कई ठिकानों पर धावा बोलकर अमेरिकाओं को काफ़ी क्षति पहुंचाई, ठीक है। इन धावों ने यह स्पष्ट कर दिया कि वियतनाम के हौसले अभी काफ़ी बुलंद हैं, ठीक है। और यह भी स्पष्ट कर दिया गया कि वियतनामियों की रसद पहुंचाने वाला मार्ग हो ची मिन्ह काफ़ी मजबूत है, क्योंकि इसने बमबारियों को नष्ट नहीं किया जा सकता है। वस्तुतः हो ची मिन्ह मार्ग हनुआई से चलकर, देखिए हो ची मार्ग पूछे ना तो यहाँ से लिख लीजिएगा आप लोग, हो ची मिन्ह मार्ग से बताते हैं लास्ट तक, ठीक है। हो ची मिन्ह जो मार्ग था वो हनोई से चलकर लाओस कंबोडिया सीमा से होता हुआ गुजरता था और दक्षिणी वियतनाम तक जाता था, जिसमें सैकड़ों कच्ची पक्की सड़कें निकलती थी और अमेरिका सैकड़ों बार इसे क्षतिग्रस्त करने की कोशिश करता था, देखिए कर चुका था, परंतु वियतकांग समर्थित लोग तुरंत इसका मरम्मत करा लेते थे। इसी मार्ग पर नियंत्रण करने के उद्देश्य से अमेरिका लाओस कंबोडिया पर आक्रमण कर दिया था, परंतु 3 तरफा संघर्ष में फंसकर उसे वापस होना पड़ा, ठीक है। यहाँ तक आप लिख लेंगे। अब अमेरिका भी शांति चाहता था, परंतु अपनी शर्तों पर राष्ट्रमंडल, संयुक्त राष्ट्र संघ समेत कई शक्तियों ने प्रयास की थी कि वार्ता शुरू हो। और अंत में क्या हुआ कि 1968 में पेरिस की शांति वार्तालाप शुरू हुई। अमेरिका हट के कारण 6 माह तक वार्ता एक ही जगह अटकी रही। वियतनामियों की मांग थी कि पहले बमबारी बंद हो, फिर अमेरिका की सुनवाई हटाई जाए। इसी क्रम में 7 जून 1969 को वियतनामी शिष्टमंडल ने दक्षिणी वियतनाम के मुक्त क्षेत्र में वियतनाम सरकारों के गठन की घोषणा की, जिसे रूस एवं चीन ने तुरंत मान्यता दे दी। इसी दरमियान जो है वियतनामी राष्ट्रीयता के जनक हो ची मिन्ह की मृत्यु हो गई, चूँकि उन्होंने अपनी वसीयत में दक्षिणी वियतनाम की मुक्ति का संघर्ष का आह्वान किया था, अतः संघर्ष जारी रहा, ठीक है। तो यहाँ तक तो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग का एक छोटा सा टॉपिक है, उसको हम लोग बस अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। बस ये इतना ही टॉपिक है, ठीक है। तो अगली वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे इस टॉपिक को। तो यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, आपको कोई भी टॉपिक क्लियर ना हो तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम आपको आंसर दे देंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।